जो अभी इलेक्शन हुए हैं उसमें 248 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से हर 3 साल इनके इलेक्शंस होते हैं। एलडीपी जो है वो जब से इस्टेब्लिश हुई है 1955 से, मोस्टली तब से पावर में रही है। अच्छा, मतलब ऐसा मान लें कि वहाँ कांग्रेस जैसा हाँ जी। मामला है। ऐसा क्या बड़ा जापानीज सोसाइटी में हो गया है अचानक से 70 साल पुरानी पार्टी, वो भी जो लगातार सरकार में रही हो, वो इतना परेशान दिख रही है? अगर ये पावर में आई तो प्रॉब्लम है एलडीपी के लिए भी। लेकिन वो अपनी पार्टी के मान्य लीडर हैं, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। कोई दूसरा लीडर नहीं है जो कह रहा हो कि इशिदा को अब हमें पीछे कर देना चाहिए, अब मुझे आगे आना चाहिए, किसी और को आगे आना चाहिए। नहीं, वही बात हो रही है कि अभी लोगों को यही लग रहा है कि इवन दो इन्होंने माइनॉरिटी में आ गई हैं, बट अभी ऐसा कोई लीडर नहीं दिख रहा है जो वो पोजीशन ले, जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन ले सके। ये आया है बड़ी स्टेटमेंट्स सीरियस में। बात है फिर। एलडीपी पार्टी जो है वो LGBTQ सुना होगा आपने, सेम सेक्स मैरिज, वो सब भी प्रमोट कर रहे थे। ये सांसदों पार्टी इन सब चीज़ों के भी अगेंस्ट है। जैसे ये एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी है, टूरिस्ट भी हैं, मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए भी जा रहे हैं उनके लिए लाइक ड्राइविंग आई थिंक बैन कर दिया उन्होंने। सेना को पर जोर था, बहुत पराक्रम पर जोर था, समुराय परंपरा पर जोर था। जापान धीरे धीरे उसी तरफ आगे बढ़ रहा है, दुनिया तो बढ़ रही है। चाइना जापान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। जब एलडीपी वहाँ 55 साल से राज कर रही थी, क्या किसी भी पार्टी की कोई भी पॉलिसी ऐसी लगती है कि कभी भविष्य में वो थोड़ा बहुत अमेरिका के खिलाफ भी जा सकते हैं? डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाली बात है और फिर टैरिफ्स आ गए, तो अब जापान की ये थिंकिंग है कि अब हम अगर जब इतना हो रहा है तो हम अब ये ना दिखाएं कि हम बहुत ही ओवर रिलाई कर रहे हैं यूएस पे। 2014 में जब इंडिया और जापान का स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप इस्टेब्लिश हुई थी, तब मोदी और शिंजो एबे के बीच में था, तो वो एक उन दोनों का कहा जाता है एक पर्सनल बॉन्ड बन गया था ओवर टाइम, कि उस वजह से रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हुए। 21 जुलाई 2025 को जापान के अपर हाउस के नतीजे आए। अपर हाउस जैसे हमारे राज्यसभा होती है वैसा ही है अपर हाउस। तो नतीजा आया। नतीजा कोई बहुत चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि जो आम चुनाव जापान में हुए थे वहां पीएम शिगेरू इशिबा की पार्टी अल्पमत में आ गई थी, और यहां भी यही हुआ। अपर हाउस में भी उनकी पार्टी अल्पमत में आ चुकी है। तो नतीजे चौंकाने वाले नहीं है, लेकिन चिंता वाले जरूर हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं जो पार्टी सरकार चला रही हो, अगर वो अल्पमत में हो तो उसे अपनी तरह की कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक चीज और है, एक नई पार्टी है सांसेतो, नौजवानों की पार्टी है, यूट्यूब और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, 4-5 साल पहले बनी है, एक सीट थी उसकी 2-1 साल पहले, और अब है 14। ये पार्टी उभर रही है, इसके अपने कुछ एजेंडे हैं, शायद जापानीज यूथ का रिफ्लेक्शन भी है। सांसेतो ने 14 सीटें जीती हैं। उसका नतीजा ये है कि जो पुरानी पार्टी है जिसके पीएम है शिगेरू इशिबा, वो 3 सीट कम रह गई हैं इन हालिया चुनाव में। तो हमने सोचा कि पढ़ाकू नितिन में इस बार बात हो कि जापान में घट क्या रहा है, ऐसा क्या गलत किया है प्रधानमंत्री ने कि उनकी सरकार लगातार अल्पमत में है, उनकी पार्टी लगातार परेशानियों में है, और भारत के लिए कैसे भारत उसको देखे इन चुनावों को। क्या इशिबा का रहना उसके लिए फायदेमंद है, या सांसे तो जो नई पार्टी उभर रही है वो क्या कभी इतनी उभरेगी कि सरकार बना सके, तब भारत उसे कैसे डील करेगा। और अमेरिका का भी एक चैलेंज है, जब से ट्रंप आए हैं तो टैरिफ वॉर चल रही है। तो हमने पढ़ाकू नितिन में आज जो मेहमान बुलाई हैं वो जेएनयू में जापानीज स्टडीज में पीएचडी कर रही हैं। इसके अलावा मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में वो रिसर्च एनालिस्ट हैं। आपका नाम है सिमरन वालिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, मैं चाह रहा था कि जापान में वैसे तो बहुत कुछ घट रहा है और हम पढ़ ही रहे थे, देख रहे थे, लेकिन क्या है कि हम भी पहली बार जापान पर बात कर रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स में। तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा ना एक तस्वीर खींचें, बताएं कि उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है और जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो हम लोगों से कितना अलग है, या हम लोगों जैसा ही है। तो थोड़ा पहले आप ये बताइए, उसके बाद आगे पूछता हूँ। ओके, तो जापान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जैसे इंडिया है, तो एक ये सिमिलैरिटी है। बाकी अगर इलेक्टोरल सिस्टम की बात की जाए तो जापान में भी अपर हाउस है, लोअर हाउस है, जैसे हमारे इंडिया में है लोकसभा राज्यसभा। तो जापान के अपर हाउस को हाउस ऑफ काउंसिलर्स कहा जाता है एंड लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। बिल्कुल इंडिया जैसा ही। हाँ जी। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की अगर बात की जाए तो उसमें 500 मेंबर्स हैं, जो 4 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। उनका जनरल इलेक्शंस होते हैं जिससे प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो गया ये। और हाउस ऑफ काउंसिलर्स में जो अभी इलेक्शन हुए हैं
उसमें 248 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से हर 3 साल इनके इलेक्शंस होते हैं और हाफ 248 का हाफ इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं मेंबर्स। अच्छा। तो 124 मेंबर्स इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं। तो एक ये है जो अभी इलेक्शंस हुए हैं वो हाउस ऑफ काउंसलर्स के हुए हैं, अपर हाउस। और एक डिफरेंट, अब जैसे हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट है, जापान में एम्परर ऑफ जापान है। जी। तो वो एक हेरिडिटरी मोनार्की जैसे चलती है, वो एक चल रही है जापान में। तो अभी जो करंट हमारे जापान में एम्परर हैं उनका नाम नारुहितो है। तो वो एक ये चीज़ डिफरेंट हो गई इंडिया से कि यहाँ पे प्रेसिडेंट है तो वहाँ पे एम्परर ऑफ जापान है। और वो जो एम्परर है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है जापान की उसमें उधर से डिफाइंड है एम्परर का। एंड वो एक सिंबल है जापानीज स्टेट के, बट मेन पावर जापान में प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ही है। अब जैसे हमारे इंडिया में होता है कि बिल पास होता है, तो जैसे जापान में भी लोअर हाउस ज़्यादा पावरफुल है। तो उसमें भी अगर बिल अपर हाउस ने रिजेक्ट कर दिया तब भी वो पास हो जाएगा अगर लोअर हाउस ने साइन कर दिया 2/3 ऑफ मेजॉरिटी, सिमिलर हमारे इंडिया की तरह। जी। तो ये है मेन एक ब्रॉड। हाँ, मोटा माटी वैसा ही है। हालांकि इंडिया में राज्यसभा से भी पास होना जरूरी होता है और सरकारें करा लेती हैं। अच्छा, लेकिन हाँ, जो मुझे समझ में आया तस्वीर कुछ कुछ इंडिया जैसी दोनों है। डेमोक्रेटिक हैं, पार्लियामेंट्री हैं। सही है। तो मगर अब ये जो इलेक्शन हुए हैं जो आप कह रही हैं कि अपर हाउस के थे और वहाँ 3 साल बाद होते हैं। जैसे इंडिया में अपर हाउस कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होता है, वहाँ भी हर 2 जापान साल में में भी होता रहता नहीं है। होता जी। कि वो डिसॉल्व नहीं हो सकता जापान में भी। सही है। तो ये खतरे की घंटी क्यों है प्रधानमंत्री के लिए, जापानीज प्राइम मिनिस्टर के लिए? क्या अब हो जो गया? ये इलेक्शंस हुए हैं अभी हाँ। 20 तारीख को, उसमें एलडीपी जो है, ये पहली बार हुआ है 70 ईयर ऑफ हिस्ट्री में कि एलडीपी ने दोनों जगह लास्ट ईयर अक्टूबर में जो लोअर ये इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शंस, उसमें भी माइनॉरिटी में आए थे और इसमें भी माइनॉरिटी में आए हैं। 50 सीट्स चाहिए थी इनको मेजॉरिटी लेने के लिए इस बार, उसमें से 47 आए हैं, तो 3 कम है मेजॉरिटी से। और तो दोनों, अब ये पहली बार हुआ है कि दोनों बार माइनॉरिटी में आया एलडीपी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है जापान की। तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। हाँ जी। ओके। तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा वो हो रहा है क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सेटबैक है प्राइम मिनिस्टर के लिए, शिगेरू इशिबा के लिए। बट स्टेटमेंट्स में आया है कि शिगेरू इशिबा ने बोला है कि अभी रिज़ाइन नहीं करूँगा मैं। तो वही है, आई थिंक टाइम विद टाइम पता चलेगा कि क्या है। उनके पास अभी पावर है बट माइनॉरिटी है। तो जो जीती है इसमें एक नई पार्टी, सांसीतो पार्टी है, वो 2020 में इस्टेब्लिश हुई थी, थ्रू यूट्यूब ही हुई थी। बहुत ही ऐसे यंग लोगों के जो इस बार वोट्स भी इस पार्टी को मिले हैं वो यंग सिटीजन्स हैं जापान के जिन्होंने ज़्यादा वोट इंडिया के आम आदमी पार्टी या पाकिस्तान की पीटीआई जैसा कुछ मामला, इमरान खान की पार्टी जैसा? ये तो मैं नहीं कहूँगी, बट लोग ये कह रहे हैं कि जो ये सांसीतो पार्टी का लीडर है सोहे कामिया, वो उसको अमेरिका के ट्रम्प की तरह वो करा जा रहा है कि क्योंकि इनका जो स्लोगन था सांसीतो का, जापानीज फर्स्ट, तो मतलब इसका यही मतलब है कि इसने ये बोला है कि इमिग्रेशन के अगेंस्ट है, क्योंकि जापान, हम सबको पता है, एक उसका बर्थ रेट बहुत लो है, एजिंग पॉपुलेशन है वहाँ पे, ओल्ड पीपल ज़्यादा हैं क्योंकि लो बर्थ रेट है, तो ऑब्वियसली एजिंग पॉपुलेशन है। तो उस वजह से इमिग्रेशन ज़्यादा ये लोग इंकरेज कर रहे थे। बट ये इस सांसीतो इज़ एक तो एकदम फार राइट पार्टी है और पॉपुलिस्ट एजेंडाज हैं, नेशनलिस्टिक एजेंडाज हैं, एंटी इमिग्रेशन पूरा इसके जो एजेंडाज थे, वो नहीं चाहते कि बाहर से लोग नौकरियां करें। हाँ, मतलब वो प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं जापान के लोगों को। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कुछ यंगस्टर्स को अपील की, तो उधर से ज़्यादा वोट्स आए हैं। क्या वहाँ बेरोजगारी की समस्या है? बेरोजगारी नहीं है, बट अब एजिंग पॉपुलेशन है, ओल्ड लोग ज़्यादा काम कर नहीं पा रहे हैं वहाँ पे, तो इसीलिए इमिग्रेशन ज़्यादा इंकरेज कर रहे थे। इंडिया से भी कुछ, जापान का एक है स्किल्ड लेबर पॉलिसी है एक, जिसमें यंगस्टर्स को इंटर्नशिप प्रोग्राम्स और इन सब के लिए इंकरेज कर रहे थे। बट इस सांसीतो पार्टी का एजेंडा था कि हम अपने
जापान को ही प्रमोट करेंगे, जापानीज सिटीजन्स, तो वही जापानीज फर्स्ट। अब जैसे ट्रम्प का आपने सुना होगा, हमेशा वो अमेरिका फर्स्ट, तो उस चीज़ से थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं। अब ये पता नहीं, अब ऑब्वियसली ट्रम्प है, और ये 2022 में इस्टेब्लिश हुई है पार्टी। तो इस पार्टी ने अभी 14 सीट्स जीती हैं, तो जो काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि लास्ट इलेक्शंस में 2022 में हुए थे, अपर हाउस हर 3 साल में होते हैं, तो उसमें सिर्फ एक सीट मिली थी। तो उस वे में इस पार्टी का ज़्यादा इसलिए अभी चल रहा है, बिकॉज 14 सीट्स होना काफ़ी बड़ी बात और 14 उन्होंने ले ली और इन्हें 3 कम पड़ गई, तो इसीलिए ये थोड़ा तो है। एक चैलेंज तो है। हाँ, पर अब यही है कि कोलिशन में तो नहीं आएंगी ये सांसेतो पार्टी, और यही बोला जा रहा है कि ये विद टाइम पता चलेगा कि ये सांसेतो पार्टी एक्चुअली में उस लेवल पे पहुंच सकती है, क्योंकि एलडीपी जो है वो जब से इस्टेब्लिश हुई है 1955 से, मोस्टली तब से पावर में रही है। शिंजो एबे, जो सबको ही पता है, जापान के प्राइम मिनिस्टर। कि वहाँ कांग्रेस जैसा मामला है, हाँ जी, लंबे समय से राज कर रही है। हाँ, 1955 में इस्टेब्लिश हुई थी, तो तब से ही वो मोस्टली पावर में ही रही है। जो बाकी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ पीपल है जापान की, तो वो तो ऑपोजिशन रही ही है शुरू से। उन्होंने, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी सेकंड आई है, पर ये सांसेतो तो अभी 2020 में इमर्ज हुई है, तो इट्स न्यू, तो उसी तरीके से इसको अब देखा जा रहा है। और ये बोला जा रहा है कि चाहे शिगेरू इशिबा रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, बट पॉसिबल है कि उनको ये पॉलिसीज़ थोड़ी अपने ध्यान में रखनी पड़ेंगी टू पावर में रहने के लिए। जो सांसेतो की पॉलिसीज़ मैंने बताई, एंटी इमिग्रेशन और वो सब, तो ये इनको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इनको हो सकता है वो वाली पॉलिसीज़ थोड़ी लेनी पड़े दूसरी पार्टी से। कोलिशन में तो नहीं, क्योंकि एलडीपी कोमितो एक पार्टी है, वो कोलिशन में है। एलडीपी और कोमितो दोनों मिलकर एक कोलिशन बनाते हैं, ये सरकार में। ओके, ठीक है। तो इन दोनों का जो प्रोग्राम है, चाहे वो एलडीपी का हो या कोमितो का हो, मोटा मोटी एक जैसा ही है। इनकी पॉलिसीज क्या है? हाँ जी, इनकी पॉलिसीज ये लेफ्टिस्ट समझ लो आप। अच्छा, हाँ। अब जैसे अगर मैं डिफेंस ऑफ जापान के डिफेंस की बात करूं, जो ये सब आजकल हो रहा है कि चाइना से थ्रेट है जापान को बहुत ज़्यादा, रशिया से भी है अब, और नॉर्थ कोरिया से भी है। तो अब जो सांसेतो पार्टी है, अगर मैं डिफेंस फॉरेन पॉलिसी के उससे बात करूं, डिफेंस के उससे बात करूं, तो अभी ट्रम्प ने बोला कि अपना डिफेंस बढ़ा दो, 3% कर दो। बिल्कुल। तो सांसेतो पार्टी इसको भी इंकरेज कर रहे हैं, जो एलडीपी नहीं कर रहा है। अभी एक पीछे एक यूएस और जापान की मीटिंग होनी थी, तो इसी रीज़न की वजह से जापान ने उस मीटिंग को कैंसिल करा दिया, बिकॉज वो एलडीपी पार्टी इस फेवर में नहीं है, बिकॉज जापान डिफेंस बजट बढ़ा है। हाँ, मतलब इतना एकदम से नहीं बढ़ सकता जापान बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि अभी उनका 2% का टारगेट है 2027 तक, जिसमें से 1.6% उन्होंने कर लिया है। तो इसलिए वो इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। तो ये चीज़ भी है थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी दोनों पार्टी। लेकिन 70 साल में जब कोई पार्टी अपना प्रभाव इस तरह हो रही हो कि अब अचानक से आप बता ही रही हैं कि पहली बार है माइनॉरिटी में, मेरा ख्याल है 92, 93, 92, 93 में भी कुछ ऐसा हुआ होगा, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। भले ही सामने वाली पार्टी 1 सीट या 14 सीट ला रही हो, जो आंकड़े में कम लग रही है, नंबर्स में कम लग रही है, तो ऐसा क्या बड़ा जापानीज सोसाइटी में हो गया है, या वहाँ पर सोसाइटी के वोट पैटर्न में ऐसा क्या बदलाव आ गया है कि अचानक से 70 साल पुरानी पार्टी, वो भी जो लगातार सरकार में रही हो, वो इतना परेशान दिख रही है? एक तो ये इशू हुआ था कि जब एलडीपी के जनरल इलेक्शंस हुए थे, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब कुछ उसके बाद करप्शन के स्कैंडल्स की कंट्रोवर्सीज हुई थी इशिबा प्राइम मिनिस्टर की। तो एक वो रीज़न था कि पब्लिक को लगा कि थोड़ा हो जाता है ना, जैसे हमारे इंडिया में भी हम सुनते हैं इतनी कंट्रोवर्सीज, एक वो रीज़न था। फिर टैक्स बहुत बढ़ रहा था वहाँ पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा था जापान में, तो ये सारे कुछ रीजंस थे। कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से टैक्स ज़्यादा हो रहा था सिटीजन्स के लिए, कि उन्हें लगा कि ये पार्टी का वो थोड़ा, और ये सांसेतो जो पार्टी है, इसने ये भी जैसे अपने एजेंडाज होते हैं, मैनिफेस्टोज होते हैं, उसमें बोला कि हम टैक्स भी रिडक्शन लाएंगे और ये सब करेंगे। तो उस वे में आई थिंक सिटीजन्स अपील हुए एंड उन्होंने वोट ज़्यादा किया। यंग जापानीज का सपोर्ट ज़्यादा है इस नई पार्टी? हाँ जी, यंग जापानीज का ज़्यादा है। वो वोट में भी दिखा? हाँ, वही है। हाँ, स्टैटिस्टिक्स में भी है, सर्वेज में, स्टेटमेंट्स में आ रहा है।
लेकिन जब हम ऑल्दो कहीं इतना कुछ नहीं है, 14 सीट्स हैं, बट इतना ज़्यादा हाइप इसलिए हो रहा है क्योंकि लास्ट इलेक्शंस में सिर्फ एक सीट मिली थी इन्हें, क्योंकि न्यूली इस्टेब्लिश थी और लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। बट इस बार इन्होंने इस तरीके के अपने एजेंडाज और मैनिफेस्टोज आई थिंक दिखाए हैं कि लोगों अपील होए और लोग रिलेट कर पाएँ, क्योंकि मुझे थोड़ा इस पार्टी के बारे में बताइए, क्योंकि है इंटरेस्टिंग कि यूट्यूब एक कोई यूट्यूबर है जो पार्टी बना रहा है। नहीं, यूट्यूबर नहीं, फिर यूट्यूब कौन में थे वो? लॉन्च हुई। अच्छा, ये जो थे ये नॉर्मल डिप्लोमेट करियर वो थे, सोही कामिया। तो यंग मैन है ये भी। इन्होंने ही पार्टी का वो शुरू किया ऐसे, और कोविड के टाइम पे किया था। तो इनका स्टार्ट ऐसे हुआ इस पार्टी का कि इन्होंने कोविड वैक्सीन्स के भी अगेंस्ट कुछ कुछ बोला था, कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट किया कुछ कुछ। तो उस वे में ये पार्टी ज़्यादा फिर बढ़ी, और विद टाइम इन्होंने फिर 2022 में जब ये इस्टेब्लिश 2020 में, 2022 में पहला ये अपर हाउस इलेक्शंस हुए, उसमें सिर्फ एक सीट मिली इन्हें। हाँ, जो आप बता रही हैं। लेकिन इसके नेता किस तरह के हैं? क्योंकि एक 70 साल पुरानी पार्टी होना या 50 साल पुरानी पार्टी होना, उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी पॉलिसी बहुत क्लियर होती है, उसके एजेंडे बहुत क्लियर होते हैं। उसने मेरा ख्याल है, आप जापान के बारे में अगर बताएंगे तो सेंटर के अलावा वहाँ राज्यों में भी कुछ होता होगा, प्रोविंसेस में भी प्रीफेक्चर्स होते हैं वहाँ पे। सबके ऐसे प्रोफाइल होता है। लेकिन ये तो कोई ऐसी पार्टी, जब मैं आपसे सुन रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि एकदम रातों रात उठी है, 2-4 साल 5 साल मेहनत की है और आ गई है। आ नहीं गई। मैं वही आपको कह रही हूँ कि कोलिशन तो अभी भी नहीं बनेगा। वो इनफैक्ट वो खुद कह रहे हैं कि कोलिशन तो अभी नहीं बनेगा पार्टी का, क्योंकि 14 सीट्स हैं। बट वही वाली बात है ना कि हाइप हो गया है, क्योंकि लास्ट टाइम से लेके अब तक में इतना फ़र्क आया है। और एलडीपी का हाइप कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि फाउंडिंग 1955 से लेके वो अब तक रही है, और अभी भी जो लीडर हैं उधर के इशिबा, वो भी एलडीपी के ही हैं। शिंजो आबे भी एलडीपी के थे, जो इससे पहले किशिदा थे वो भी एलडीपी के थे। तो इसलिए ज़्यादा हुआ है। तो लगभग सारे प्रधानमंत्री एक ही पार्टी से हाँ जी, आते रहे। हाँ। नहीं, बीच में थे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के भी, बट मेजॉरिटी। अच्छा, वो अलायंसेस की वजह से प्राइम मिनिस्टर बदले? मतलब जैसे अलायंस हुआ एलडीपी के साथ किसी का, तो अगर किसी और, नहीं, फिर क्या हुआ था? ये जो कोई में तो मैंने बताया कि कोalition में, ये अभी रिसेंटली हुआ है। अच्छा, रिसेंटली मतलब 2-3 साल हुए हैं, बट पहले एलडीपी अपना अकेले से ही थी। तो उसके साथ ही ये कोमितो तो बहुत रिसेंटली आया है। बाकी ये सांसदों की जो बात है, ये तो एकदम पॉपुलिस्ट स्टांस अपना दे रही है, नेशनलिस्ट है बहुत ज़्यादा। तो उस वे में ये थोड़ी आई थिंक। लेकिन जब जैपनीज फर्स्ट का नारा लग रहा हो, तो ऐसे में ना क्या है कि दुनिया में एक नज़रिया है इस चीज़ को लेकर कि अगर कोई कहता है अमेरिका फर्स्ट, कोई कहता है इंडिया फर्स्ट, तो जो इंटरनेशनल नज़रिए से देखा जाता है कि ये थोड़ा कंजर्वेटिव लोग हैं, ये शायद इनसे डील करना मुश्किल होगा, है ना? तो जापान को तो हम ऐसा मुल्क मानते नहीं थे, बड़ी ओपन सोसाइटी है, बहुत उदार हैं लोग। अगर ये हो रहा है तो क्या जापान की सोसाइटी में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है? नहीं, इससे ये जापान की सोसाइटी कंजर्वेटिव ऐसा नहीं है कि बहुत ही ओपन माइंडेड है। अब जैसे ये कहीं कहीं पार्टीज कंजर्वेटिव हैं, ये वाली फार राइट पार्टी है। और सोसाइटी में फ़र्क अगर ये पावर में आई तो प्रॉब्लम है एलडीपी के लिए भी, और ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर के लिए तो है ही। बट अभी ये जहाँ तक हमने पढ़ा है, स्टेटमेंट्स में देखा है मैंने, ये नहीं लग रहा है कि ये अभी पावर में आ पाएगी। तो बहुत, या तो फिर बहुत टाइम लगेगा, बहुत ही वो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। बट अभी आई थिंक सोसाइटी में इतना नहीं होगा, उसके लिए टाइम लगेगा। सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? महंगाई? महंगाई थी, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। जापान महंगा है? हाँ जी, मतलब हो गया था विद टाइम। हमने देखा है ये विद टाइम की कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे ज़्यादा है, फिर टैक्सेस ज़्यादा थे। इसका रीज़न क्या है कि जापान, हम यहाँ बैठ के भी सुनते हैं कि जापान में जैसे कोई अगर जाना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, ये कहा जाता है कि भाई जापान बहुत महंगा देश है। कारण क्या है? महंगा तो है ही। ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि जापान का वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे सुसाइड रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये भी एक चीज़ है, सुसाइड रेट्स ज़्यादा हैं। फिर पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है वहाँ पे, पॉपुलेशन कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? बिकॉज
लोग ज़्यादा ओल्ड हैं वहाँ पे बर्थ रेट बहुत लो है। अब वर्क प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पे लोग अपनी पर्सनल लाइफ्स में ज़्यादा वो नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए बर्थ रेट लो है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो सांसितो पार्टी है, इन्होंने ये भी बोला था कि हम ये एलडीपी पार्टी जो है वो LGBTQ सुना होगा आपने, सेम सेक्स मैरिज, वो सब भी प्रमोट कर रहे थे। ये सांसितो पार्टी इन सब चीज़ों के भी अगेंस्ट है कि वी आर अगेंस्ट सेम सेक्स मैरिज और LGBTQ। तो इन सब चीज़ों से आई थिंक थोड़ा बहुत फ़र्क तो ऑब्वियसली आएगा सोसाइटी में। तो यही मैं समझना चाह रहा हूँ जापान की सोसाइटी के बारे में कि एक तरफ एक 55 साल पुरानी पार्टी है जिसको सोचकर ऐसा लगता है कि भाई ये ज़्यादा पुरातन पंथी होंगे, कट्टरपंथी होंगे, लेकिन है वो लेफ्ट, तो वो LGBTQ+ को सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ ये नई पार्टी है जिसको यूथ वोट दे रहा है, लेकिन वो वैल्यू सिस्टम पर भी वोट कर रही है, यानी वो बिल्कुल LGBTQ+ को भी नहीं चाहती, उसे स्वीकार्यता भी नहीं दे रही है। तो क्या इस जापान की सोसाइटी के बारे में भी कुछ रिफ्लेक्शन है? जापान की सोसाइटी से रिफ्लेक्शन इससे हाँ टाइम के साथ हो सकता है, अगर ये पार्टी ऐसे ही चलती रही, ये जो नई पार्टी आई है और इसके यही एजेंडाज रहे। अब हमें ये भी क्लियर नहीं है कि कई बार होता है कि पार्टीज सिर्फ जीतने के लिए कुछ एजेंडाज वो कर रही हैं, अब ये इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी बहुत मुश्किल। अब जैसे ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो डिफेंस स्पेंडिंग का इंक्रीज सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं अगर ओवरऑल देखूं फॉरेन पॉलिसी के व्यू से, और वो सब इतना इजी नहीं है जापान के लिए कि एकदम 3% जंप करना। तो ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं आई थिंक ये थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये इसीलिए सांसितो पार्टी का भी अनक्लियर है कि कोलिशन पावर में आ पाएगी कि नहीं। पर अब मुझे नहीं पता जापान में क्या हो रहा है, आप एक्सपर्ट हैं, आप बताएंगे। क्या सांसितो को लेकर बहुत चर्चाएं हैं वहाँ पे, या हम ही कर रहे हैं, बस हम ही कुछ उसमें नया देख रहे हैं? नहीं, हर जगह है चर्चा। मैं जापान एक्सपर्ट्स, जो वहाँ के जापानीज़ एक्सपर्ट्स हैं जो इस चीज़ पे काम करते हैं, वो भी काफ़ी बात कर रहे हैं इस बारे में। तो ये बट मैंने ये सुना है काफ़ी, जितना मैंने पढ़ा है, कि यंग लोगों ने वोट किया है काफ़ी। अब मुझे इसका ये मतलब ही होता है कि जो ओल्ड लोग हैं वहाँ पे, अब उन्होंने शायद, या तो ये रीज़न है कि उन्होंने शुरू से LDP देखा है फाउंडिंग से, तो हो सकता है कि LDP का उनको ज़्यादा अच्छे से पता है, तो इसलिए उन्होंने वोट नहीं किया। क्योंकि स्पेशली आई थिंक 2020 में ही बनी है ये पार्टी, तो इसीलिए हो सकता है कि, और इस पार्टी में वुमेन कैंडिडेट्स भी थे बहुत, तो एक ये रीज़न भी है कि वुमेन एम्पावरमेंट लोगों को दिखी। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि इन लोगों ने, यंगस्टर्स को लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट है, औरतों को ज़्यादा वो दिया जा रहा है, तो वो एक रीज़न हो सकता है वोट। और भी कुछ एजेंडे में था उसके? कोई वर्ल्ड व्यू है इस पार्टी का? वर्ल्ड व्यू फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से यही था, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाना। हम तो बढ़ाएंगे, हाँ, कि मतलब वो फेवर में है कि US ने बोला तो वो इनकरेज कर रहे हैं। हाँ। मैं कुछ जापानी अखबारों को पढ़ रहा था, तो मैंने उसमें देखा पिछले कुछ सालों में वहाँ एक ओपिनियन तो बन रहा है। वो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि US में जिस तरह पॉलिसी चेंज है, जिस तरह से राष्ट्रपति आ रहे हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल फैसले होने लगे हैं, तो एक ओपिनियन जापान में लगातार मजबूत हो रहा है, खासकर यूथ के बीच। वो ये कह रहे हैं कि हमें अपनी सेनाएं बढ़ानी चाहिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं हुआ। वो ये भी कह रहे हैं, मान रहे हैं कि अब US को यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ट्रूप्स हैं। वो ये भी मान रहे हैं धीरे धीरे कि उन्हें अब परमाणु बम भी बनाना चाहिए, जिसका सबसे बड़ा पीड़ित जापान ही है अभी तक दुनिया में। तो वो जो ओपिनियन है, जो मैं पढ़ रहा था, मुझे अभी तक बहुत आइडिया नहीं था, मुझे लगा ठीक है कुछ लोगों का होगा, क्योंकि ऐसे तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। जर्मनी में भी नियोनाजी की बातें हो रही हैं, हर जगह कंजर्वेटिव फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आप जब ये खबर अब 1-2 दिन में आई है और आप भी जब ये कह रही हैं कि नई पार्टी है, ये इस तरह से एड्रेस कर रही है चीज़ों को, और ये भी कह रही है कि डिफेंस बजट बढ़ाओ, ये सब, तो अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये प्रश्न पूछना जाना चाहिए कि क्या जापान का यूथ ये चाहता है कि हम फिर से उसी जापान जो था पहले, जिसमें बहुत सेना को पर जोर था, बहुत पराक्रम पर जोर था, समुराय परंपरा पर जोर था, जापान धीरे धीरे उसी तरफ आगे बढ़ रहा है? दुनिया तो बढ़ रही है, देखिए उस तरफ तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप सबको ये पता ही है कि जापान का वो जो हिरोशिमा नागासाकी का बॉम्बिंग था, उसी से ये सारा जापान का ये जो पॉलिसी पूरी चेंज हुई है कि जापान को कहा जाता है पैसिफिस्ट कंट्री। अब पैसिफिस्ट हो गई पीसफुल कंट्री कि, तो उनका जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 9, जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है दैट
हम वॉर को नहीं प्रमोट करते हैं, हम मिलिट्री फोर्सेस को भी प्रमोट नहीं करते हैं। तो जापान का लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रेशर में लिखवाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन जापान ने फ्री विल से तो लिखा नहीं था जब लिखवाया गया था। हाँ, बट प्रेशर में भी नहीं लिखवाया गया था, क्योंकि अब टिल डेट अगर देखा जाए तो अभी भी जापान ने काफ़ी अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई हैं, मिसाइल भी अभी मिसाइल कैपेबिलिटीज़ बढ़ाए हैं, बट अभी भी उन्होंने वो ओवरसीज़ नहीं जा सकते मिलिट्री को लेके अपनी। तो वो एक रीज़न है कि अभी उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनका फिर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हो जाएगी और पूरा वो जो पैसिफिस्ट एक जापान को कहा जाता है वो पूरा हो जाएगा और वहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगेगा और आई डोंट मतलब पता नहीं कि ये हो भी सकता है कि नहीं। मैं पाकिस्तान के मामले में एक चीज़ देखता हूँ, फिर मैं जापान की बात करता हूँ। पाकिस्तान को जो वैसे बहुत बदहाल है इकोनॉमिकली, है ना, उसे बहुत बड़ा जो पैसा आता है वो या तो अमेरिका से आता है या अमेरिका जिन्हें सपोर्ट करता है उन संस्थाओं से आता है, ठीक है। फिर भी पाकिस्तान में आमतौर पर जब हम देखते हैं तो जो पब्लिक है वो एंटी अमेरिकन दिखती है। सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं, गालियां देते हैं, वो कल्चरली भी ये फील करते हैं कि अमेरिका हम पे डोमिनेट करने आ रहा है, उनके ब्रांड्स आ रहे हैं। जापान में बिल्कुल नहीं जानता, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि हमें पता है कि जापान का अमेरिका से क्या रिश्ता है। अमेरिका ने बम डाला था उन पर और फिर अमेरिका ही वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब संभालने आ गया। और आज तक जापान की विदेश नीति उस तरह से आज़ाद तो नहीं दिखती। जब आप खुद ही कह रही हैं विदेश भैया आप सेना बाहर भी नहीं जा सकती, ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। जैपनीज यूथ में क्या इसी तरह की फीलिंग है जैसी पाकिस्तान में दिखती है कि वैसे अमेरिका हर जगह है लेकिन अंदर से वो चाहते हैं कि भाई अब चलो, अब जाओ, हो गया, तुम ही तो थे जिन्होंने हमें सताया है। तो ये जो पूरा ये जो पर्सपेक्टिव आया है ये ज़्यादातर अगर देखा जाए तो यूएस की तरफ से आया है। अब ट्रम्प ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट बोली थी कि ये जो अलायंस है यूएस जापान की बहुत ये अलायंस है स्पेशली इंडो पैसिफिक में, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलायंस रही है शुरुआत से। जो ये यूएस जापान की अलायंस है ये जापान की फॉरेन पॉलिसी का सबसे इम्पोर्टेंट एक वो है एस्पेक्ट अगर कहा जाए तो अभी रिसेंटली ट्रम्प ने बोला कि अकॉर्डिंग टू ट्रम्प ये अलायंस जो है वो वन साइडेड लग रही है कि सिर्फ अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, बट जापान और अमेरिका को इन रिटर्न जापान से ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। और वही यही एक रीज़न है इन सब में से कि ट्रम्प ने टैरिफ्स भी करे जापान को। 25% टैरिफ्स हैं अभी जापान के, जो अभी नेगोशिएशंस शायद होंगी, 1 अगस्त की डेडलाइन है, तो अब पता नहीं क्या होगा उसमें, बट अभी तक जो है तो वो यही है। तो क्योंकि ट्रम्प ने बोला कि बर्डन जो है वो शेयर होना चाहिए, कि अगर हम दे रहे हैं तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए। तो यही एक रीज़न है। और जो ये जापान के यूथ में मुझे नहीं लगता कि ये है कि हम उस वाले फेज़ में चले जाएं सीधा, कि बिल्कुल ही वो जो वॉर वगैरह वाला फेज़। क्योंकि जापान अब जैसे कई बार बात हुई जापान में कि हम ये जो आर्टिकल 9 है कॉन्स्टिट्यूशन का जापान की, उसको रिवाइज करते हैं, उसको री इंटरप्रेट करते हैं। बहुत बार हुआ, अभी शिंजो आबे के टाइम पे हुआ कि चलो आर्टिकल 9 को थोड़ा री इंटरप्रेट किया उन्होंने कि कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ हो सकता है, कि जो अगर हमारे को अटैक कर रहा है तो तब हम कर सकते हैं, बट उसके आगे नहीं जा सकते। वो हुआ। फिर 2022 के एंड में एक जापान की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, जो हर एक कंट्री का कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होती है, तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है जो रिवाइज हुई 2022 में और वो इस्टेब्लिश हुई थी 2013 में। तो जो ये रिवाइज हुई तब उन्होंने चाइना को एक तो बोला कि ये सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज है हमारे लिए, और उसमें भी यही मेंशन था डॉक्यूमेंट में कि जापान और यूएस के अलायंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जापान के लिए, क्योंकि हम सबको पता है यूएस के ट्रूप्स हैं जापान में। अब ये बात हो रही है कि अमेरिका बोल रहा है कि हमें अपने ट्रूप्स हटाने हैं थोड़े, हम चाहते हैं कि बर्डन शेयर हो, इसलिए आप ये टैरिफ। कह रही हैं कि उल्टा ही अमेरिका की तरफ से हो रहा है, जो मैं कह रहा हूँ जापान की तरफ से है क्या? हाँ, मतलब पूरा जापान की तरफ से नहीं है, क्योंकि अब जब ये सब हो रहा है, ये जो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाली बात है और फिर टैरिफ्स आ गए, तो अब जापान की ये थिंकिंग है कि अब हम अगर जब इतना हो रहा है तो हम अब ये ना दिखाएं कि हम बहुत ही ओवर रिलाई कर रहे हैं यूएस पे। तो इसलिए ना अब जापान क्या चाह रहा है कि जापान कोशिश कर रहा है कि हम बाकी कंट्रीज़ के साथ थोड़ा वो करें। अब जैसे इंडिया के साथ तो जापान के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं ही, तो अब जैसे
पहले कोविड के टाइम पे हुआ था कि चाइना से बर्डन हटाने के लिए जापान ने भी कोशिश की थी कि हम अपनी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट दूसरी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं, तो अब जापान फिर से यही कोशिश कर रहा है कि ओवर रिलायंस ना हो यूएस पे, तो इसीलिए दूसरी कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया तो है ही, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ होगी, उन पे थोड़ा थोड़ा अपनी कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट और उस तरीके से, ताकि जब यूएस पे ओवर रिलायंस ना हो। ये तो समझ में आता ही है कि अब एलडीपी वहाँ 55 साल से राज कर रही थी, तो अमेरिका से तो उसके बहुत से संबंध होने ही होने हैं। सांसी तो या किसी और पार्टी जो एलडीपी को कभी ना कभी रिप्लेस कर सकती है, क्या किसी भी पार्टी की कोई भी पॉलिसी ऐसी लगती है कि कभी भविष्य में वो थोड़ा बहुत अमेरिका के खिलाफ भी जा सकते हैं? अभी तक तो मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता है। सबकी लगभग जैसे ही। हाँ मतलब अमेरिका के एकदम खिलाफ जाके आई थिंक जापान इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि अभी भी यूएस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जापान के लिए, इसीलिए वो चाह रहे हैं बार बार, ये पूरा जब से ये ट्रम्प ने अनाउंस किया कि टैरिफ सब मैं सबके ऊपर कर रहा हूँ, तब से ही जापान का जो ट्रेड नेगोशिएटर हैं उन्होंने कोशिश करी ट्रेड टॉक्स करने के लिए, ताकि कोई डील हो जाए जो म्यूचुअली दोनों के हक में हो, हाँ, बेनिफिशियल हो। तो वो उस सेंस में मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा होगा, क्योंकि अब ये अगस्त 1 जो डेडलाइन है टैरिफ्स की, उसमें भी ये कोशिश कर रहे हैं दोनों कंट्रीज़ की ऐसी कोई डील हो जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। और अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो फिर ट्रम्प ने जो टैरिफ बोला है 25%, वो फिर इम्प्लीमेंट होगा, और बड़ा भारी पड़ेगा वो तो। हाँ। अच्छा, अब तो पार्लियामेंट में मेजोरिटी है नहीं एलडीपी की, तो वहाँ जो बड़े फैसले होते हैं, जैसा मुझे पता है कि जापान में पॉलिसी रातों रात चेंज तो नहीं होती, लेकिन फिर भी एक सिस्टम होता है जिसमें हम बिल पास होते देखते हैं, नए कानून बनते देखते हैं, कई बार वो फॉरेन पॉलिसी के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, जैसे अब ट्रम्प का एक चैलेंज है जापान के सामने ट्रेड के मामले में। तो जब ये एलडीपी अब नहीं है मेजोरिटी में, तो क्या उसके लिए प्रॉब्लम्स होंगी पास कराना और ये सब होना? पास कराना तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बट जैसे मैंने कहा पहले भी कि एलडीपी को अब बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा जब तक कोई डिसीजन नहीं आता, क्योंकि अभी इशिबा ने बोल दिया कि अभी वो कंटिन्यू करेगा, स्पेशली बिकॉज इशिबा के लिए ट्रेड डील बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस के साथ, तो अभी तो आई डोंट थिंक कि वो होगा। बट ये है कि जैसे मैंने बोला कि एलडीपी को जो सांसीतो पार्टी के और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज़ के एजेंडाज हैं वो सब कंसिडरेशन में लेने पड़ेंगे, ताकि वो उनका चलता रहे ऑनेस्टली। तो बेसिकली अब जैसे ये एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी है, ये सारी थोड़ी बहुत पॉलिसीज उनको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हाँ, मतलब एक तरह और थोड़ा से बहुत उनके लिए टेस्ट तो उन्होंने है ही। शुरू कर भी दिया है। अब जैसे वहाँ के जो इमिग्रेंट्स हैं और टूरिस्ट भी हैं, मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए भी जा रहे हैं, उनके लिए लाइक ड्राइविंग आई थिंक बैन कर दिया उन्होंने, कि अभी छोटी छोटी चीज़ें मतलब थोड़ी करके आए वो लोग कुछ कुछ कर रहे हैं। टूरिस्ट्स के खिलाफ शायद वहाँ प्रदर्शन भी हुए थे, कुछ प्रोटेस्ट भी हो रहे थे जापान में, मतलब खास तौर पर सांसेतो के स्टैंड के बाद ही। टूरिस्ट हम वही मतलब क्योंकि एंटी इमिग्रेशन था वो, टूरिस्ट तो एज टूरिस्ट तो इंकरेज करते ही हैं वहाँ हाँ, पे। मतलब मैं भी सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा टूरिस्ट के खिलाफ तो नहीं, वो वही कि इमिग्रेशन का सांसेतो पार्टी ने पूरा बोला कि एंटी इमिग्रेशन है, तो वो चाह रहे हैं कि जापान, मतलब उनको लगता है कि इमिग्रेंट्स कहीं कुछ क्राइम करते हैं, कुछ ये लगता वहाँ है, ये भी है, वो बोल रहे हैं ये। हाँ, अब कुछ तो कहना कई होगा। लोगों को ऐसे जैसे ट्रस्ट नहीं होता इमिग्रेंट्स पे, तो उस सेंस में। अच्छा, एलडीपी में क्या इंटरनली भी पीएम इशिदा के प्रति कोई विरोध है? उनको वहाँ से भी चैलेंजेस हो रहे हैं क्या, अंदर से भी पार्टी के? पार्टी के अंदर से तो नहीं हो कोई रहे हैं। चैलेंज नहीं है। चैलेंज मतलब यही है उनको, जो अभी मैंने आपको बताया कि जब जनरल इलेक्शन हुए थे तब स्कैंडल्स, करप्शन का कुछ चार्जेस थे, तो उस वे में उनका तब भी थोड़ा स्टैंड वो हुआ था। पॉपुलैरिटी जिस तरह गिरी है पिछले दिनों, हाँ, आंकड़े तो भी आए ये थे। करप्शन स्कैंडल्स आए थे, फिर मैंने आपको लेबर शॉर्टेजेस थी, हाँ, तो ये सारे चैलेंजेस थे, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग था। लेकिन वो अपनी पार्टी के मान्य लीडर हैं, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। कोई दूसरा लीडर नहीं है जो कह रहा हो कि इशिदा को अब हमें पीछे कर देना चाहिए, अब मुझे आगे आना चाहिए, किसी और को आगे आना चाहिए। नहीं, वही बात हो रही है कि अभी लोगों को यही लग रहा है कि इवन दो इन्होंने माइनॉरिटी में आ गए हैं,
बट अभी ऐसा कोई लीडर नहीं दिख रहा है जो वो पोजीशन ले, जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन ले सके। ये आया है बड़ी स्टेटमेंट्स सीरियस में। बात है फिर हाँ, कि एक प्राइम मिनिस्टर जिसकी तो पॉपुलैरिटी तभी इतनी उन्होंने गिर इतना रही हो, फर्मली बोला कि अभी वो रिजाइन भी नहीं करेंगे। तो अभी क्योंकि उनके नज़र में कोई है नहीं ऐसा रूलिंग पार्टी में। क्या लीडरशिप वैक्यूम भी है फिर वहाँ पर एक तरह से? लीडरशिप वैक्यूम कह सकते हैं। क्योंकि मतलब इलेक्शन सारे वही हैं। हाँ, क्योंकि जितनी मेरी पहले पढ़ाई अब लिखाई है, एक नई पार्टी का आना, वो भी इतनी मजबूत ना होना कि सरकार बना ले, एक पुरानी पार्टी का प्रभाव गिरना, हाँ, उसमें जो उनका सबसे बड़ा लीडर है उसकी पॉपुलैरिटी इतनी घट जाना, और फिर भी उस पार्टी से कोई लीडर ना होना। पॉपुलैरिटी घटी है, बट डोमेस्टिकली इश्यूज काफ़ी चैलेंजेस फेस, जैसे मैंने बताया ये राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग और वो सब। बट अगर फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, उस वे में इशिबा ने अच्छा काम किया है। जैसे इंडिया के रिलेशंस, अब जैसे शिंजो, हम बोलते हैं कि शिंजो आबे के टाइम पे बहुत अच्छे इंडिया हुए के थे दोस्त थे relations, तो सबसे वही अच्छे। फॉलो करते आ रहे हैं। किशिदा थे, योशिहिदे सुगा थे कुछ टाइम के लिए जब ये रिज़ाइन किया था आबे ने। तो उस टाइम से ही ये सारे ही लीडर्स कोशिश कर रहे हैं कि आबे की स्टेप्स फॉलो करें इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि इंडिया और जापान के रिलेशंस तो उसी टाइम से ज़्यादा अच्छे हुए हैं। बेहतर उनकी हुए ग्लोबल पार्टनरशिप ज़्यादा उसी टाइम इस्टेब्लिश हुई थी 2014 में। तो तब से ही हो रहा है। तो बाकी क्वाड है, उसमें भी अच्छा ही है। तो अगर फॉरेन पॉलिसी से देखें तो इशिबा का काम स्टैंड अच्छा रहा है। है। हाँ जी। ओके, एलडीपी की अगर हम बात करते हैं तो अभी तो हमने ये समझा कि जो नई पार्टी है सानसी, तो उसके लिए तो चलिए यूथ ने वोट किया है, लेकिन एलडीपी का जो मेन वोट बैंक है वो क्या है? उन्हें सबसे ज़्यादा वोट कहाँ से मिलते हैं? गांव से मिलते हैं, शहर से मिलते हैं, बूढ़े ज़्यादा वोटर हैं, पुरुष हैं, महिलाएं, कौन? अब जापान में ऐसा है कि प्रिफेक्चर्स होते हैं, तो 6 प्रिफेक्चर्स हैं। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से डिस्ट्रिक्ट, अब ये जो लोअर जनरल इलेक्शंस होते हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट से वोट आते हैं। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ, मतलब जहाँ तक मैंने देखा है, थोड़ा एल्डरली पीपल ने आई थिंक ज़्यादा वोट करते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स में समझ जितना आ रहा है। और बाकी मतलब ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि यंग वो कहाँ से ज़्यादा उनका आ रहा जनरल है। इलेक्शन हमारे जनरल इलेक्शन जैसा ही है, अलग है? जापान का जनरल इलेक्शन सिमिलर है हमारे से। अब जैसे उनका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स मैंने बताया, उसमें से ये लोग चूज़ करते हैं जो भी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स जिस कैंडिडेट को मिले, वो हाउस ऑफ उसी मेंबर्स में से चूज़ करते हैं कि ये लीडर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। वो डायरेक्ट चुनते हैं? हाँ, मतलब सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी 500 मेंबर होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। हाँ, तो उसमें से जैसे हमारे 542 होते हैं। हाँ, हाउस तो उसमें हम क्या चुनते हैं? हम एमपी चुनते हैं। तो मैं ही पूछ रहा हूँ कि वो लोग क्या उनके चुनते 2 हैं? तरीके के होते हैं। अब जैसे एक में 300 मेंबर्स उन्होंने कर लिए 500 में से, हाँ, तो वो सिंगल या तो एक पार्टी के लिए वोट करेंगे ओके, या कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे। Okay. और एंड में वो दोनों वोट्स कैलकुलेट करके जो मेजॉरिटी होगा वो फिर लीडर होगा। अच्छा, तो ये है, ये कॉम्प्लिकेशन है। हमसे अलग ये है, थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग है। हाँ, मतलब हमारे यहाँ कैंडिडेट और पार्टी में कोई फर्क है नहीं। हाँ, पार्टी ही कैंडिडेट फील्ड करती है, वही हम कैंडिडेट को दे दें, हाँ, जात बिरादरी धर्म देख के हाँ जी, या एजेंडा देख के, हाँ। बट या वहाँ पार्टी पे पे दे दें इतना विचार वो देख नहीं है ऐसे, मतलब रिलीजन का तो नहीं है ऑब्वियसली इतना। के। क्या है वहाँ, किस तरह से बनती हैं पार्टियाँ? रिलीजन के हिसाब से तो नहीं है वहाँ पे। तो 2 ही, या तो शिंतोइज्म एक रिलीजन है वहाँ पे, और बुद्धिज्म भी फॉलो करते हैं। तो वो एक और सिमिलैरिटी है इंडिया से। जो इंडिया जापान के जो रिलेशंस शुरू हुए थे सबसे पहले, वो हुई ही इस कल्चरली थे कि बुद्धिज्म इन दोनों का कॉमन वो था। तो आई थिंक उसी जो तो ये पार्टियां लिबरल, क्या आर्थिक नीतियां, उनकी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं वो अलग होती हैं तो बनती हैं नई पार्टियां? या वही जो मैं पूछ रहा हूँ, हर जगह का कुछ एक होता ही है कि भाई इसलिए बनती नई पार्टी, हम आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी सहमत नहीं हम बना रहे हैं, या विदेश नीति सहमत नहीं हम नहीं बना रहे हैं, वहाँ क्या है? कुछ स्पेसिफिक तो आपके इकोनॉमिक, ध्यान में कुछ आया हो? जहाँ तक मुझे लगता है इकोनॉमिकली तो जापान तो 4थे नंबर पे है वर्ल्ड में। तो इकोनॉमिकली एडवांस्ड है, तो वो तो एक रीज़न नहीं हो सकता। बाकी शुरू से जो इशू रहा है वो ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का ही रहा है। तो हो सकता है उस वे में
पार्टीज स्टैप, क्योंकि ये एलडीपी तो सबसे पुरानी 1955 की पार्टी है। हाँ, करप्शन को लेकर थोड़ा अजीब लगा क्योंकि हमारे यहाँ एक परसेप्शन है जापान को लेकर और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो आम जापानीज़ हैं या जापानीज़ जो कल्चर में जो वैल्यू है, करप्शन बिल्कुल नहीं है साहब वहाँ पर। वहाँ बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत ईमानदारी से काम होता है। मतलब इंडिया में जो परसेप्शन है ये करप्शन कहाँ नहीं है, इस तो है ही। मगर आपसे बात करते हुए ये जो खबरें आई इस चुनाव की, उसमें सबसे बड़ी बात तो करप्शन ही निकली। इतना करप्शन है। नहीं, सबसे बड़ी बात नहीं, ये वन ऑफ द रीजंस मैंने बताया कि जो लास्ट ईयर जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसके बाद हुए थे कुछ करप्शन के की कंट्रोवर्सीज हुई थी कि करप्शन स्कैंडल्स आए थे और वो, बट इतना जहाँ तक मुझे लगता है पर्सनली और जितना मैंने पढ़ा है और पता है मुझे, करप्शन इतना नहीं है। थोड़ा बहुत तो अब पॉलिटिक्स है तो थोड़ा बहुत तो हर जगह होगा ही, आई थिंक। उन्हें करप्शन भी इशिबा के इर्द गिर्द ज़्यादा मामला है या फिर ऑल ओवर उनकी पार्टी के इर्द गिर्द ज़्यादा है, और भी नेता हैं इसमें शामिल? थोड़ा इशिबा का पर्सनली भी बोला गया था। अब ये भी नहीं पता होता कितना सच है कितना नहीं है, क्योंकि आरोप है ये वो तो। मोस्टली ऑपोजिशन पार्टीज करती हैं, क्या होता है आई डोंट नो, बट पार्टी ओवरऑल पार्टी का भी था, इसीलिए थोड़ा इन्होंने माइनॉरिटी में आ गई है अभी, तो यही एक। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, अगर जापान की इंस्टेबिलिटी देखें पॉलिटिकल, है ना, वो क्या इस रीजन में जहाँ चाइना लगातार चैलेंज पेश कर रहा है जापान के सामने, और इंडिया भी क्वाड का हिस्सा हो ही गया था, ऑस्ट्रेलिया भी डरा रहता है ना, तो क्या इस रीजन में चीज़ों को किसी हद तक बदल सकती है जापान की जो अस्थिरता है, जो ये पॉलिटिकली ख़ास तौर पर थोड़ा सा दिख रहा है कमज़ोर हो गई है सरकार एलडीपी? ये जो इलेक्शंस, अपर हाउस इलेक्शंस हैं, पहली बात तो जापान में लोअर हाउस ही है ज़्यादा पावरफुल। वहाँ भी तो वो माइनॉरिटी में आ गए ना। हाँ, माइनॉरिटी उसको में ध्यान में आ रख के गए, बट भी, मैं वैसे हाँ। बता रही हूँ कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो लोअर हाउस है वो ज़्यादा पावरफुल है, उसके साथ ज़्यादा पावर है। और ये जो इलेक्शंस हैं इसका डायरेक्ट एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं होगा जापान की, जो आप ये बोल रहे हो फॉरेन पॉलिसी और उस पर क्वाड पे, क्योंकि वो आई थिंक जो इशिबा भी हैं वो एज इट इज़ ही कंटिन्यू करेंगे उस पर काम करने के लिए। और चाइना जापान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अभी फिर से रिसेंटली कुछ दिन पहले ही जापान का डिफेंस वाइट पेपर निकला है, हर साल निकलता है वो, तो उसमें भी यही मेंशन्ड है, बहुत ही क्लियरली और ओपनली मेंशन्ड है कि चाइना स्ट्रेटेजिक चैलेंज है जापान के लिए। तो उसके लिए काम करने के लिए आई थिंक उसी के लिए ये जापान अपना डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहा है, मिसाइल कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहा है अपनी। इतनी जो ये आर्टिकल 9 है उससे थोड़ा सा हट के इन्होंने ये सारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई। और ये डिफेंस जो बजट मैं आपको बता रही हूँ जो 2% का है 2027 तक, वो सब इसीलिए चाइना एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जापान ने ये सब डिसाइड किया है। तो आई थिंक चाइना तो थ्रेट रहेगा ही, ऑल्दो चाइना से हमें पता है कि जापान ट्रेड बहुत है चाइना का जापान से, तो वो भी चाइना वो के अपने हर दुश्मन से बहुत अच्छा ट्रेड रहता है। हाँ, तो वही एक अमेरिका से प्रॉब्लम वो वही कहीं- एक है कि इनको बैलेंस करके चलना पड़ेगा जापान को भी, क्योंकि क्लियरली वो भी नहीं एकदम ही उसको वो नहीं कर सकते, साइड लाइन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही में थ्रेट बहुत बड़ा है। अब जैसे इंडो पैसिफिक में अगर हम देखें तो इनका एक डिस्प्यूट चल रहा है, आइलैंड डिस्प्यूट है वो, जो चाइना और जापान के बीच में है, तो वो भी एक है जो बहुत ही टाइम से चलता आ रहा है और अभी तक है। अब जैसे चाइना क्लेम कर रहा है कि वो आइलैंड उसका है, जापान बोल रहा है वो मेरा है, तो ये सारे थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से जापान कोशिश कर रहा है कि हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बढ़ाएं ताकि चाइना को थोड़ा बहुत हम काउंटर कर सकें। अब जैसे ये क्वाड फ्रेमवर्क है, बहुत सारे और भी जापान कोशिश कर रहा है कि बाकी कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट करके कुछ कुछ करें। तो जापान कोशिश कर रहा है कि हम बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गई, इंडिया है ही, ऑस्ट्रेलिया, इन सब से कोऑपरेट करके चाइना को काउंटर करें। एलडीपी के गिरते प्रभाव को या उसके माइनॉरिटी में आने पर इंडिया को उसे कैसे देखना चाहिए? इंडिया के डायरेक्टली रिलेशंस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और लीडरशिप भी अगर मैं देखूं तो अगर पर्सनल, जैसे 2014 में जब ये
इनका इंडिया और जापान का स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप इस्टेब्लिश हुई थी, तब मोदी और शिंजो एबे के बीच में था। तो वो एक उन दोनों का कहा जाता है एक पर्सनल बॉन्ड बन गया था ओवर टाइम, कि उस वजह से रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हुए। तो अब आई थिंक अब उसके बाद जापान के 2-3 लीडर्स बदल गए, अब जो है वो तीसरे हैं। तो आई थिंक इतना डायरेक्ट वो इम्पैक्ट नहीं है, इंडिया का कुछ रिलेशन नहीं है इतना। रिलेशंस वैसे ही होपफुली रिलेशंस कंटिन्यू होंगे, क्योंकि इशिबा ने भी उनका विजिट्स थी इंडिया में, मोदी भी गए हैं जापान। तो आई थिंक रिलेशंस तो कंटिन्यू करेंगे जैसे हैं, रिलेशंस तो अच्छे हैं ही, तो आई थिंक वो फ्यूचर में भी उससे कोई वैसे ही फर्क पड़ता चलेगा। नहीं है, नहीं, इलेक्शंस से तो नहीं। कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सिमरन, थैंक यू सो मच। थैंक यू यान, थैंक यू। इनवाइट के लिए। पहली बार हमने जापान को लेकर बात की है, क्योंकि अभी वहाँ पर चुनाव थे। हालांकि ये आम चुनाव नहीं थे, आम चुनाव वहाँ पर बीत चुके हैं, मगर आम चुनाव में जो झटका लगा था वो अब हाल के चुनाव में भी जो अपर हाउस के लिए हो रहा था, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है, तो झटका और ज़्यादा बढ़ गया था। क्योंकि एलडीपी, जैसा आपने सुना, सिमरन ने बताया, 55 साल से जापान में राज करती है और अब संकट में है क्योंकि माइनॉरिटी में है। तो कहने को तो ठीक है, प्रधानमंत्री इशिबा भी अपने पद पर बने हुए हैं, लेकिन ये भी एक सच है कि एक नई नवेली पार्टी जो एक सीट से 14 पर पहुंच जाए 4-5 साल में, और वो एक पुरानी पार्टी को अल्पमत में ले आए, तो फिर खतरे के बादल तो हैं, संकट तो है जापान के समाज में, या जापान के वोटिंग पैटर्न में, या जापान की बदलती महत्वाकांक्षाओं में। कहीं भी कुछ भी रिफ्लेक्शन है तो पकड़ना ज़रूरी है। और इंटरनेशनल अफेयर्स के पॉडकास्ट हैं, तो ज़रूरी है कि हम समझें कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, ख़ासकर जापान, जो पड़ोस में तो नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरह से। आप जानते ही हैं, ऐतिहासिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध भी, और अब तो सामरिक भी बन रहे हैं धीरे धीरे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है इस पॉडकास्ट से काफ़ी हद तक जापान में जो घट रहा है वो समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है और बात की जानी चाहिए जापान को लेकर, तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्य से सुनने के लिए। बहुत शुक्रिया सिमरन आपका। थैंक यू। थैंक यू सो मच।